लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। आज अम्बेडकरनामा पर एक डिफरेंट विषय पर चर्चा है। समकालीन कला एवं बृहत्तर बहुजन समाज। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मशहूर पेंटर चित्रकार प्रोफेसर लाल रत्नाकर साहब मौजूद है। पेंटिंग के ही प्रोफेसर, देश के कई भागों में अपनी प्रदर्शनी लगा चुके हैं और अम्बेडकरनामा पे आप 2-3 वीडियो इनका देख भी चुके होंगे। आज मैंने आग्रह किया था कि वो आए और कला और समाज, आप जैसे समझते हैं ना कि प्रतीकों का क्या महत्व होता है, पेंटिंग का, आर्ट का, सिंबल्स का क्या महत्व होता है और इसमें कहाँ समाज कैसे समाज को दिशा देता है और दशा बदलता भी है। तमाम मुद्दों पर बात करने वाला हूं इस एपिसोड में। स्वागत है सर अम्बेडकरनामा में। धन्यवाद सर, धन्यवाद, नमस्कार। और आपके सारे दर्शकों को नमस्कार। कैसे हैं? अम्बेडकरनामा देख रहे हैं कि नहीं इधर? जी जी, बराबर, रेगुलर। और सारी आपकी जो आपने लताड़ लगाई है, वो भी एक कला है अपने आप में, जो वाक पटुता की कला है। बाकी लोग तो सुन के बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से लगाया उसको कि वो भाग खड़ा हुआ। तो हम आते हैं कलाओं पर, और जो समकालीन परिदृश्य है, जो समकालीन हमारी स्थितियां हैं, वो उस पर कहा तो ये जाता है कि इस पर सारा अधिकार बहुजनों का रहा है। अगर आप इतिहास को ठीक से खंगालेंगे तो वो जितना भी जो कुछ भी है, श्रम, चूंकि श्रम से उनका जीवन जुड़ा हुआ है, तो बिना श्रम के कला नहीं होती। कला, किसी भी कला में, चोरी वाली कला में तो हो सकता है श्रम न लगता हो, लेकिन बाकी सारी चीजों में श्रम की जरूरत होती है। चाहे वो विशाल मूर्तियां हो, भवन निर्माण हो, बड़े बड़े सड़क, पुल, बिल्डिंग्स, या इसी तरह से चित्रकारी हो, नृत्य हो, संगीत हो, सभी कुछ न कुछ ये बहुजन के हिस्से का बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन कालांतर में बहुजन को इससे कैसे अलग थलग किया गया है, ये अपने आप में एक बहुत विचित्र स्थिति है, बहुत विचित्र कथा है। प्राध्यापक होने के नाते हमने देखा कि जो हुनर, जो कला, जो महारत बहुजन विद्यार्थियों में थी, उसको कैसे नकारा गया, उसको कैसे, जो आप कहते हैं ना कि अंगूठा काट संस्कृति वाली बात, और जो जनेऊ की अवधारणा है, वो तमाम चीजें हमने अपने 35-36 साल की सर्विस में देखा कि जो हमारे होनहार और जिनको टॉप पर होना चाहिए, उनको कैसे पीछे ढकेल दिया जाता था। लेकिन मैंने अपने पूरे इस अध्यापन काल में कला को लेकर के जो बहुजन संस्कृति है और बहुजन जो सोच है, उसका हमने विस्तार किया, और उसी का परिणाम है कि आज देश भर में बहुत सारे ऐसे सभी तरह के बच्चे तो है ही हैं, लेकिन उसमें जो बहुजनों के बच्चों ने अपनी जगह बनाई है, वो अपने आप में बहुत ही अग्रणी है। और उसी का परिणाम है कि हम गाजियाबाद शहर को कला का शहर बना पाए, उन्हीं विद्यार्थियों के सहयोग से। और यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी जो उन दिनों संतोष यादव जी थे, जिस तरह से उन्होंने कला को सहयोग किया, कि जब गाजियाबाद आप कभी आएंगे तो आपको दिखाऊंगा कि वो देश भर के कलाकारों के साथ हमारे विद्यार्थियों ने कैसे सीखा, और कैसे कला का जो एक नया अध्याय था वो इस शहर में शुरू हुआ। तो हम इस पर ये बात करते हुए कि जो आज समकालीन दौर है, इस समकालीन दौर में जिस तरह से सभी चीजों को उपेक्षा की दृष्टि, भेदभाव की दृष्टि से देखा जा रहा है, उसी तरह से कलाओं का भी बहुत दमन हुआ है। और आप यहाँ तक देखेंगे कि स्वच्छता मिशन के नाम पर सड़कें रंगी हुई हैं, तमाम तरह की चीजें रंगी हुई हैं, लेकिन जो कला दीर्घाओं की थी, जो कला विशेषज्ञों की थी, वो करीब करीब उसको भी एक तरह से उसका व्यवसायीकरण करके, और लगभग जो एकेडमिक्स था उसका सत्यानाश कर दिया गया है। सर जी, आप तो बहुजन जमात के व्यक्ति हैं, मुखर हैं, लगातार आप बोलते रहते हैं, सार्वजनिक सभाओं में भी लिखते भी हैं। क्या कला में भी जाति है? कभी आपको ऐसा लगा वहां? देखिए, ये कला क्या, जाति तो रग रग में है। अगर वो पसीना है, हवा है, तो उसमें भी जाति है। अगर आप देखेंगे यहाँ की जो सामाजिक व्यवस्था है, जो यहाँ का आवासीय स्थिति है, वो आप ये देखेंगे कि लोगों को जाति के नाम पर
शहरों में घर नहीं मिलते, मकान लोग किराए पे नहीं देते लोग, और इसके अलावा जो भेदभाव महाविद्यालय इत्यादि में करते हैं कि उनको उनके सवालों पर लोग जवाब नहीं देते। वहां भी उनको जाति पता होती है, और जाति पता है और कोई यदि विद्यार्थी निपुण है तो उसको इग्नोर किया जाता है, उसको उसको गलत ट्रैक पे डाला जाता है। तो सबके अपने प्रतीकात्मक तरीके हैं कि कैसे इन सब चीजों में जाति को चिन्हित करके उसको कैसे समाप्त किया जाए। और ये हमने लंबे समय तक इसको देखा, और इस कष्ट को, इस संकट को, उससे निकलने का जो संकट है, चूंकि ऐसा पूरा परिवेश बनाया हुआ है। आज का तो जो आप परिवेश देख रहे हैं तो खुला हुआ है, इसको तो लोग खुल करके इस तरह का भेदभाव कर रहे हैं। लेकिन जो बिना खुले हुए गुपचुप जो भेदभाव होता रहा, उसका परिणाम यह हुआ कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जैसी संस्थाओं में लोगों को घुसने नहीं दिया गया। जो वहीं के टॉपर्स थे, जो वहीं के बहुत ही निपुण लोग थे, देश दुनिया में नाम किए, लेकिन उन्हें संस्थाओं में नहीं जाने दिया गया। मैं आपके सामने उदाहरण हूं, मैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बहुत ही मूर्धन्य व्यक्ति राय कृष्णदास और आनंद कृष्ण के अंडर में पीएचडी किया था। लेकिन जब वहां एंट्री की बात आई तो जाति आके खड़ी हो गई। और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में ऐसा नहीं है, केवल वही नहीं, लगभग सभी विश्वविद्यालयों में जाति बीच में आपके आके खड़ी हो जाती है, और फिर किसी न किसी ऐसे अज्ञानी आदमी को वहां लगा दिया जाता है, जो अपना नाश तो करता ही करता है, पूरी संस्थाओं का नाश कर देता है। और आज लगभग वो स्थिति सभी जगह विराजमान है। आप भी महसूस करते होंगे कि कैसे लोग प्रमोट हो जाते हैं, पुरस्कृत हो जाते हैं, और उनको कैसे कैसे सम्मान मिलता है। बाकी लोग जो है उनसे ज्यादा नॉलेज, ज्ञान और काम, इस सब चीजों के बावजूद उनकी जाति बीच में आ जाती है। तो जाति से तो आप निकल नहीं सकते। इस मुल्क का जो दुर्भाग्य है, वो बाबा साहब जो चाहते थे कि जाति का विनाश हो, वो यहाँ नहीं हो पाया, बल्कि आज और बढ़ गया है। जो लोग आए हैं इसको तो और बढ़ा रहे हैं। आपको लगता है कि जाति की वजह से आपको बीएचयू में नौकरी नहीं मिली? अकेले बीएचयू में नहीं, बहुत जगह नहीं मिली। मैं तो आपको विद्यापीठ और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात बताऊं कि ऐसे लोग जो कला में कुछ नहीं थे और वो विशेषज्ञ थे, और कलाओं पे जब हमने उनको बात किया और बताया, और ये बताया कि जो बनारस की कला है, एक जगह मामला फंसा, बनारस की जो राजघराने की कला थी उसको ये लोग लोक कला कहते रहे, और लंबे तक जीवन भर कहते इसलिए रहे कि उसको बनाने वाले जो लोग थे वो ऐसी जातियों से आते थे, जैसे कुम्हार है, जो बनारस राज परिवार से जुड़े हुए कलाकार थे। वो लंबे समय तक बनारस में घड़े, दीवारें शादी ब्याह में वो सजाने का काम वही लोग करते थे, और वो विशिष्ट कला थी। वो बनारस के जो राजघराने की कला थी वो विशिष्ट कला थी, वो लोक की नहीं थी। उसमें वो ब्राह्मण नहीं करता था, उसको और बनिया नहीं करता था। वो पर्टिकुलर जो कुछ खास जाति के लोग थे वही लोग करते थे, और इसके बावजूद उसको उन्होंने विशिष्ट कला के रूप में नहीं पहचाना, और उस बनारस की जो राजघराने की जो कला थी उसको लोग आज तक लोक कला कहते आए हैं, जबकि वो उन्नत कला का हिस्सा था, और उसमें जो सारी चीजें, तकनीक वगैरह थी, सब उसी तरह की थी। जी, आपको लगता है कि मतलब, खैर ये तो स्पष्ट हो गया कि भेदभाव के शिकार आप भी रहे हैं। चलिए विषय वस्तु पर आते हैं कि आप जो स्केच करते हैं और जो पेंटिंग बनाते हैं, आपके पीछे भी पेंटिंग्स दिख रही है, और मेरी एक किताब वंचित भारत, संशय, सवाल और संघर्ष का भी कवर आप ही ने डिजाइन किया है, और पीछे भी जो विजुअल समय दिख रहे हैं हमारे दोस्तों को, जो दिख रहा है उसके हिसाब से आपका सब्जेक्ट मैटर मोस्टली जो है स्त्री प्रधान होता है। जी 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 जी, ये तो इसमें दो स्थितियों को मैं देखता हूं कि जो सौंदर्य का जो कॉन्सेप्ट है वो आप कला में, पूरे कला में आप देखेंगे तो जो सिद्धांततः हमारी भारतीय कला में कहा गया है कि बड़ी बड़ी आंखें, पतली सी नाक, पतली पतली उंगलियां, लंबे लंबे बाल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सौंदर्य के प्रतिमान बताए गए हैं। मेरा अपना मानना है कि ये इन सारी चीजों के बावजूद जो हमारा बहुजन समाज है, जो बहुजन समाज की जो आबादी है, आधी आबादी है,
उसका जो सौंदर्य है, उसके उसके सौंदर्य को उसके मन से हम देखते हैं, उसकी मतलब सत्यता से देखते हैं, उसके उसके जो जो व्यवहार है उससे देखते हैं, उसकी सादगी से देखते हैं। जिसको बुद्ध ने, जिसको बाबा साहब ने अधिकार देने की बात की, जिस सत्यता की बात की, जिस सत्य अहिंसा की बात की, और यहां तक कि शास्त्रों में कई जगह कर्म की बात कही गई, वो निरंतर उस कर्म से जुड़े हुए लोग हैं। जो निकम्मे लोग हैं, जिनको केवल और सजना संवरना है, वो उनका उनका तो कोई सौंदर्य ही नहीं होता। उनको 1 घंटे अगर इस गाजियाबाद की या दिल्ली की धूप, चिलचिलाती हुई धूप की सड़क पर पैदल चला दीजिए, तो उनका सौंदर्य आपकी समझ में आ जाएगा, सब सड़क पर बह जाएगा। ये वो सौंदर्य है हमारे चित्रों में, जो मेहनत कश लोगों का सौंदर्य है, जो समाज बनाते हैं, जो पत्थर तोड़ते हैं, जो सफाई करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो लोगों के घरों में काम करते हैं, जो फैक्ट्रियों में और तमाम ऐसी जगहों पे मेहनत करते हैं, वो महिलाएं हमारे चित्रों में आपको बहुत ही धड़ल्ले से, बहुत खुले तरीके से, बहुत साफ मन से, बगैर किसी दिखावे के, बगैर किसी अतिरिक्त प्रदर्शन के वो उजागर होती हैं और मुखर होती हैं। वो कह रही होती हैं समाज को कि देखो हम हैं इस समाज में, और ये समाज अगर कुछ है तो हमारी वजह से है। तो जो जिसकी वजह से ये संसार है, उसमें सौंदर्य है ना, जिसकी वजह से जो जो तमाम चीजों को विकृत किए हुए है, जो तमाम चीजों को लोगों को उससे दूर किए हुए है, उसमें आप कैसे सौंदर्य देख सकते हैं? सपोज करिए पीछे की एक कोई बहुत सुंदर, बहुत रंग इत्यादि के उससे देख लीजिए, और एक भूखे बच्चे को पानी नहीं पिला सकता, उसको अपना बर्तन नहीं छूने दे सकता, तो वो बच्चा, उस बच्चे के मन में उसके प्रति कैसे भाव बनेंगे? इसीलिए आज आप देखेंगे कि तमाम जो बहुजन समाज के विद्यार्थी हैं, वो उनके अंदर एक आक्रोश होता है। वो जानते हैं कि अगर ये ऐसी जाति का व्यक्ति है तो हमारा कल्याण नहीं करेगा। हमने अध्यापन के समय भी उन छात्राओं को देखा है, उन लड़कियों को देखा है जो बहुत गरीब थी, बहुत ऐसे परिवारों से आती थी जिनके पास संसाधन नहीं होते थे। कई तो ऐसे होते थे डॉक्टर साहब की फीस नहीं होती थी, और आप आश्चर्य करेंगे, एक ऐसा लड़का जो मेरिट में आया, वो फीस कहा कि फीस नहीं है, तो मैंने उसकी फीस दी, लेकिन वो फिर फीस जमा करने के बाद भी वो पढ़ाई छोड़ दिया। तो मैंने किसी से पूछवाया कि भाई क्यों छोड़ दिया? कहा साहब वो कह रहा था कि रंग कहाँ से खरीदेंगे, कैनवस कहाँ से खरीदेंगे। तो हमने कहा यार उसको आना चाहिए था, मैं उसकी उसमें भी मदद करता। तो मैंने ऐसे बहुत सारे विद्यार्थियों को, बहुत, चाहे संसाधनों का मामला हो, और आप आश्चर्य करेंगे कि जब हमारे यहाँ कला उत्सव होता था तो उसमें विद्यार्थी भी हमारा शरीक होता था, वही इंतजामकार होता था, उसी तरह के संसाधनों के साथ वो भी बड़े कलाकारों के साथ काम करता था। और जितने भी कलाकार आए, एक आध बार तो किसी ने कहा कि आप इसमें ऐसे लोगों को चुन के बुलाते हैं जो बहुजनों के बड़े हितैषी होते हैं। हमने कहा नहीं नहीं, ये बहुजनों के हितैषी नहीं होते, ये समाज के हितैषी होते हैं। ये आकर के गाजियाबाद के लिए बेहतर काम करते हैं, बेहतर मूर्तियां गढ़ते हैं। ये वो लोग नहीं है कि आए और पत्थर को टेढ़ा मेढ़ा करके चले गए। जितनी भी मूर्तियां उन्होंने शुरू की, चाहे वो आबिद सुरती हो, चाहे कलकत्ता के तारक गरई हों, या जितने भी लोग आए, शिव प्रताप हो खैरागढ़ के हों, या जितने भी लोग आए, क्यों आप समझिए कि वो लोग मेहनत से इस शहर के लिए उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां गढ़ी। और उसमें हमारे विद्यार्थियों का ये लाभ हुआ कि जो विद्यार्थी हमारा, जिनको हम महाविद्यालय के स्रोत से, उस पैसे से उसको हम इतने बड़े आर्टिस्टों के साथ काम करते हुए नहीं दिखा सकते थे, उनका डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करा सकते थे, तो उन विद्यार्थियों को इतने बड़े बड़े लोगों के साथ काम करने का मौका मिला, जिससे उनके अंदर का जो कला ज्ञान था वो मुखरित हुआ। और कई विद्यार्थी तो ऐसे जो अपनी कला के बल पे पूरी दुनिया घूम के आए। मेरी एक ऐसी विद्यार्थी जो आप उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्या करती होगी, लेकिन उसकी एक पेंटिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी। तो ये जो जो हुनर है, उसको जो वाश पेंटिंग उसकी थी, जो स्टाइल थी, मैंने उनको चूंकि जितना भी मुझे आता है और जो मेरे गुरुओं ने मुझे सिखाया है, मैंने अपने विद्यार्थियों में उड़ेल दिया। एक बार जो नाक की टीम आई हुई थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप तो आज आपकी क्लास चल रही है, पूरे महाविद्यालय में क्लास ही नहीं चल रही है। तो हमने कहा कि हमें डर नहीं है, हमारे विद्यार्थियों से आप सवाल कर सकते हैं, हमसे तो आप बात करेंगे, उनसे पूछिए। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, और यहां तक कि जब अपना लास्ट डे उनका संबोधन था, उसमें उन्होंने ये कहा कि एक ऐसा डिपार्टमेंट था जो रेगुलर
इस नाक के इंस्पेक्शन के टाइम पर भी चलता रहा और विद्यार्थियों ने हमको माकूल जवाब दिया। उन्होंने वो उनसे पूछा, उन्होंने क्या मिल रहा है तुमको? उन्होंने कहा साहब हमें यहाँ वो हर चीज मिल रही है जो हम दुनिया में कहीं भी पा सकते हैं। तो ये एक जो समर्पण है हम लोगों का समाज के प्रति, शिक्षा के प्रति, कला के प्रति, ज्ञान के प्रति, उसको जो है लोग घुसने नहीं देते और ये करते हैं कि जिससे उनका जो जो जिसको आप बार बार कहते हैं कि जनेऊ लीला वगैरह वगैरह, तो वो चलता रहे। तो इससे इससे कला अछूती नहीं है, कला का इस पे बहुत दुष्प्रभाव है। और एक हमारे उमराव सिंह जाटव साहब हुए हैं, उनका एक कहानी है उच्छिष्ट, वो हमारे विभाग पर उनकी कहानी है कि कैसे उनको लोगों ने फंसा दिया, कैसे एक लड़की के चक्कर में वो चूंकि बाद में रिटायर हुए तो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्सेस से रिटायर हुए, लेकिन पढ़ते समय कैसे उनको फांस दिया। तो वो एक बार हमको बताने लगे और अपनी उच्छिष्ट कहानी उन्होंने दी, मैं आपको दूंगा, पढ़िएगा। तो वो इतना हृदय विद्वेलित कर देती है कि ये लगता है कि कैसे लोग पढ़ते भी हैं, लड़ते भी हैं और सहते भी हैं। तो जो आप बात कर रहे थे, जिस धड़ल्ले से आप बात कर रहे थे, वो एक कलाकार, एक जो इस तरह का व्यक्ति है, कई बार क्या करता है, प्रतिकार तो करता है वो, लेकिन जो पूरा का पूरा ये सिस्टम है वो कहीं से भी बदला नहीं है और निरंतर आज समाज में उसी तरह की स्थितियां बढ़ती जा रही हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जो इसका जो समाज में बहुजन को जो संकट है वो एक तरह का संकट नहीं है, उसकी गरीबी नहीं है, उसकी मानसिक बीमारी गरीबी भी है। वो आपस में तमाम संकटों से वो जूझ रहा है, अदरवाइज वो बहुत बड़ा कर सकता है। गंभीर बातें कही आपने। जरा हमारे दोस्तों को बताइए, बहुत लोग तो पेंटिंग के बहुत मायने या स्केच के मायने नहीं समझ पाते हैं, लेकिन समाज और राजनीति के दृष्टिकोण से है। कितना महत्वपूर्ण है ये विषय, ये हम समझते हैं, थोड़ा और विस्तार से समझा दीजिए हमें जी। देखिए तो बहुत अच्छी बात आपने कही है। तो जब आजकल आप देखेंगे कि अभी थोड़े दिन पहले एक हमारे जो नई संसद बन रही है उसके लिए एक मूर्ति बनी थी मेटल की, और वो जो बुद्धकालीन सिंह स्तंभ है उससे हट करके उसमें कला कर दी गई। छोटी सी एक, अगर आप किसी का चित्र बनाते हैं, मुझे एक घटना बताऊं आपको। हमारे गांव के पड़ोस के खजांची साहब थे, तो मैं उनका पोर्ट्रेट बना रहा था और उन दिनों ऐसे ही छुट्टियां हो जाती थी तो हम गांव में भी लोगों का पोर्ट्रेट बनाया करते थे। तो उन्हीं के एक पड़ोसी थे जो आपस में उनका बड़ा भेदभाव रहता था, तो सारा चित्र तो उनको बड़ा अच्छा लग रहा था। उन्होंने कहा कि थोड़ा सा आंख में जो है कुछ समस्या है। तो हमने कहा आप उनकी आंख तो वैसे तो फोड़ नहीं सकते, लेकिन आप चाहते हैं कि इस चित्र में मैं उनकी आंख फोड़ दूं। तो ये जो सिंबलिज्म है, जो प्रतीकात्मकता है, वो छोटी सी चीज इधर की उधर कर देंगे। अब जैसे रावण को इतने मुंह दिखाए जाते हैं, डॉक्टर साहब जब मैं अपनी पीएचडी कर रहा था तो एक गांव में, मेरा लोक कला विषय था, तो एक गांव में गया तो देखा एक सीढ़ी बनी, एक दीवार पर एक सीढ़ी बनी हुई, उसके ऊपर एक लाइन खींची हुई है और उस पर 10 गोले 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 बना दिए गए। तो मैंने किसी बच्चे से पूछा कि ये क्या है भाई? अरे उसने कहा कि आपको नहीं पता, ये रावण है। मतलब वो बच्चा उस सीढ़ी पर जो 10 मुंह बने हुए हैं, दशानन, वो समझ रहा है कि रावण बनाया गया है। तो जो सिंबल है इसका बहुत अर्थ है। जैसे आज आप जब लाल गेरुआ रंग का देखते हैं कहीं पे कपड़ा, और वो जो उनसे बात करिए तो उनके अंदर ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है, वो धर्म इत्यादि के बारे में कुछ नहीं जानते। वो धर्म, वो अपराधी होते हैं और अपने को धार्मिक कह रहे होते हैं। क्या है वो? रंग है जिसको ओढ़ लिए हैं वो, तो उसी के अंदर उनको लगता है कि सब डूब गया, सब छुप गया। तो एक, केवल एक रंग उनका पूरा व्यक्तित्व बदल देता है। आप एक सांसद थे, पहले सांसद हो गए थे, अयोध्या के साधु थे, तो बाद में पता चला कि कहीं से हत्या करके भागे हैं और यहाँ आकर के रूप बदल करके कौन शास्त्री हो गए थे। तो वो पूरा 5 साल उनका चल गया और बाद में फिर आई गई बात हो। तो दैट इज जो सिंबलिज्म है, ये आर्ट का उसमें बड़ा जबरदस्त रोल है। कहीं पे आपने 8-10 तो पत्थर रख दिया और उस पर कुछ लाल पीला लगा दिया, आप बैठ गए। और वो जो अभी उसकी फिल्म थी ना, आपने देखा था कि
वो भाई गॉड क्या था वो, अरे जिसमें वो नंगे, आमिर खान वाली जो नंगा आता, नंगा नंगा आता है, जो 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 क्या है वो फिल्म का नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन वो हाँ वो जो देखा कि अरे ये बच्चे परीक्षा देने जा रहे हैं तो कहीं मंदिर में माथा टेक रहे हैं, तो उसने क्या किया कि मंदिर का जाके कॉपी किया फटाफट, अब एक उसी तरह का चित्र लिया कहीं से और परीक्षा हॉल के बाहर रख करके बैठ गया माला वाला चढ़ा के, बच्चे आ रहे हैं पैसे डाल रहे हैं, कोई 2 रुपया 4 रुपया वाला दृश्य आपने देखा ही। तो वो उसने सिंबलिज्म को और धर्म को और कला को जिस तरह से डिफाइन किया है वहां, क्योंकि आमिर खान को कला की समझ है, वो अपने एक और फिल्म में जो बच्चे को, जिस बच्चे की तलाश करता है और उसकी कला के माध्यम से उसका प्रदर्शन करता है, तो वो समझता है, मनोविज्ञान को समझता है और कला के मनोविज्ञान को समझता है, जो कला का दर्शन है उसको समझता है। दरअसल कला भी ठीक उसी तरह से है जैसे साहित्य आपका है, जैसे आपकी कथा कहानी गीत संगीत है, वैसे ही पहले क्या होता था कि अगर निमंत्रण पत्र किसी को भेजना है तो उस पर पहले एक इस तरह की प्रिंटिंग विंटिंग नहीं थी, वो कागज पे लिखे और उसको हल्दी में एक कोना उसका डुबो दिए, और हल्दी में डुबो दिए तो मान लिया गया कि ये किसी शुभ काम का उनका जो है ये प्रतीक है। आप देखेंगे कि गोबर से मिट्टी के घर लीप दिए जाते हैं, फिर वहां अल्पना बना दी जाती है और कुछ तमाम इस तरह के। ऐसे ही ट्राइब के साथ भी होता है कि ट्राइब भी कुछ ऐसे प्रतीकों को अपने शरीर पर गुदवा लेता है जिसको वो मानता है कि ये जैसे उसके पास हमने देखा अपने पीएचडी के टाइम पे कि शरीर के जितने अंग हैं सभी अंगों पर वो गुदना गुदवाया हुआ है, चाहे वो गले का हो, बाह का हो, यहाँ हो, हुमेल हो, एनीवेयर, नाक पर, कई बार माथा पर। तो ये मैंने पूछा तो वो उनका बाकायदा जो सोने चांदी के गहने होते हैं उसी तरह का उसका भी नाम है, और उन लोकगीतों में भी उसका चलन है कि बाह में गोदाए बाजू बंद या कुछ इस तरह का जो पूरा लोकगीत है, वो तो मैंने लिखा स्मरण नहीं इस समय। तो वो लोकगीत उस कला से जुड़े होते थे। ऐसे ही जांच पर गाए जाने वाले गीत, धान लगाते समय गाए जाने वाले गीत, और उस समय कुछ प्रतीकात्मक टाइप के जो लोग देवता उनके होते थे, अपनी मेड़ों पे अपने खेतों पे वो बना लिए। तो ये जितनी भी सारी चीजें हैं ये सब लोक से निकल के आई और लोक इनको बहुत महत्व देता था। आप देखेंगे, अगर कभी मौका लगा हम आपको जौनपुर ले चलेंगे, तो जिसमें गन्ने की पेराई पहले पत्थर के कोल्हू में होती थी, उसका बाहरी हिस्सा पूरा बहुत विविध ढंग से उन्नत कला के करीब करीब मुकाबला करता है कि वो उस पर जिस तरह की कार्विंग है, लकड़ी पे जिस तरह की कार्विंग आपने अपने घरों में आसपास दरवाजों में देखा होगा, तमाम इस तरह की, ये जो करने वाले लोग हैं वो कौन हैं? वो सब उसी समाज से निकले हुए लोग हैं, बढ़ई हैं, पत्थर कटे हैं और तमाम इस तरह के जो बहुत सारी चीजें हैं जिस पर वो डिजाइन करते हैं, सोने चांदी का काम तो जो लोग करते हैं उनकी डिजाइन तो है ही है। आप जरा देखिए कि जातियों के नाम पर नृत्य हैं, जातियों के नाम पे गीत हैं, जातियों के नाम पे उनके अपने लोकगीत हैं, जैसे आल्हा, कजरी, बिरहा, ये सब जब आप देखेंगे तो ये जातियों से जुड़े हुए गीत हैं। इसी तरह धोबियों के नृत्य हैं, अहीरों के नृत्य, अभी भी बहुत जगह ऐसी जगह और ये नृत्य होते हैं। तो तमाम इस तरह की जो सारी चीजें हैं, इन सब चीजों को हम जब देखते हैं तो इन सब के देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि जो ये लोक संस्कृति में जो कला का योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और जैसे जैसे इस पर बाजार चढ़ता गया वैसे वैसे लोक संस्कृति खत्म होती गई, भाईचारा खत्म होता गया, एक दूसरे को जो मैसेज देते थे वो खत्म होता गया। तो ये एक नए सिरे का जो अभी भारत बनाए जाने की योजना है, लेकिन उसमें लोक नदारत है, लोक भूखा है, लोक को 5 किलो अनाज दे करके किसी तरह जिंदा रखा गया है। तो उस जो जिंदा रहेगा, हमसे कुछ लोग पूछते हैं कि आपकी इतनी महंगी कला कौन खरीदता है? हमने कहा भैया वो दाल चावल खरीदने वाला नहीं खरीदता, ये वो लोग खरीदते हैं जो दाल चावल बेचते हैं या खेत और बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी बेचते हैं या और कुछ बेचते हैं, उनकी कला है ये, उसको खरीदते हैं। तो एक तरह से आप कलाओं का जो संसार है वो लोक में था, अब वो बहुत महंगे तरीके से वो लोगों के बीच, उन लोगों के घरों में पहुंच गया है जो जिनका कि उस कला से कोई लेना देना नहीं है। और आप गरीब की झोपड़ी में देखेंगे, कभी कभी आपको चलते फिरते कहीं दिख जाएगा कि जो उनकी परंपरागत कलाएं कुछ बची हुई हैं, वो भले वो बना देते हों, लेकिन उसका कोई व्यवस्थित जो 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 विस्तार होना चाहिए उस पर कहीं कोई बात नहीं हो रही है।
और लोक कलाओं को बढ़ाने का, पढ़ाने का कहीं कोई पाठ्यक्रम में नहीं है। तो जो देश को बनाता है, जो देश की संस्कृति देता है, जो 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 राउत नाचा हो, या आपकी कजरी हो, आपका आल्हा हो, आपका बिरहा हो। अब ठीक है, एक तो निरहुआ था, वो कुछ संभाले हुए था, तो उसको भी लोग पकड़ लिए हैं। तो देखिए अब वो कितना दिन में उसका सब खत्म उतम कर देते हैं। तो ये जो एक हमला है कलाओं पर, जातियों पर, वो बहुत भयावह है। और जब तक आप उसमें घुसेंगे नहीं तब तक वो समझ में नहीं आता। आपके दर्शकों को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर उनके बच्चे कला इत्यादि बनाते हो तो उसे बनाने दें, उसी दिन से उसे वैज्ञानिक ना बनाएं, उसी दिन से उसको आईएएस ना बनाएं। कला संदेश एक्सप्रेस करता। वो अगर एक रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जगह लिखा है कि अगर किसी बच्चे से आप कहिए कि वो उसके सामने कोई बर्तन रख दीजिए तो वो बनाएगा उसे, तो हो सकता है वो बर्तन जैसा ना हो या फल जैसा ना हो, लेकिन अगर उसे पूछेंगे तो बार बार कहेगा कि ये गिलास है, ये केला है, या ये अमरूद है, आम है, फल है। तो बनाया तो उसने वही है ना। ऐसे ही जब आपको कोई कला नहीं समझ में आती तो वो बड़े बड़े बाल वाल रख करके आजकल क्या करते हैं भारी भारी कलाकार, वो कुछ अपना ऐसे लोगों के आगे पीछे घूमते रहते हैं। और खास करके इसमें कहना नहीं चाहिए कि कुछ खास किस्म के लोग भी इस पे आ गए हैं कि जो अपना दूसरों से आर्ट बनवाते हैं और अपनी बीवी के नाम पर या ऐसे ऐसे प्रभावित करके लोगों को खरीदवा देते हैं और वो काला सफेद करते रहते हैं। तो कला में भी काला सफेद तो रंग वर्जित है, लेकिन कला में काला सफेद करने का बहुत सारा उपक्रम चल रहा है। और ऐसे हालात में अगर कलाओं पर आप बीच बीच में बात करते रहेंगे तो मैं आपको कला की जो बारीकियां हैं, कला का जो खेल है, कला में जो गेम है, आपके बिहार में अभी पिछले दिनों इस देश के सारे कलाकारों ने इतना वहां पर कला में पैसा लगाया है, लेकिन हम लोगों को नहीं पूछा गया। उसमें हम लोगों को जैसे पहचानते ही नहीं। जिनको हमने कला उत्सव वगैरह में बुलाया था उन्होंने भी सांस नहीं लिया कि भाई आपकी भी पेंटिंग है, आपकी भी पेंटिंग बिहार में रहेगी। तो लोग गांव है, उसमें गरीब है, उसमें आधी आबादी है, वो लोग देखेंगे तो कुछ बात समझ में आएगी। लेकिन ऐसी ऐसी चीजें वहां गई होंगी कि बिहार के लोग उसको क्या समझेंगे। वो तो सीधे साधे सज्जन लोग, वहां बड़े कलाकार भी हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन हम सुनते रहते हैं कि क्या क्या गेम हो रहा है। अब अकेडमीज का आप देख लीजिए, जितनी अकेडमीज, चाहे वो साहित्य की हो, कला की हो, संगीत की हो, तमाम आप जाइए ना, कभी देख के आइए तो देखिए कि वहां जैसे कहा जाता है कि भैया सियार भूकत बा, मैंने ऐसा पड़ा हुआ है कि जैसे कोई कुछ है ही नहीं, कहीं चहल पहल ही नहीं है। लेकिन जो अभी ये गुफा बनी है उसमें कला का ऐसा ड्रामा कर दिया गया है कि अगर कोई आप रुक करके देखे तो धक्का लग जाए। हम आप जा तो रहे थे उस दिन, देख रहे थे ना कि कौन खड़ा होकर, कला दीर्घा है क्या हो। अब सड़क भी वही चलिए है, सर, गुफा भी वही। आखिरी जी सवाल और संक्षेप में। जी आपके आर्ट को बहुत लोग सराहते हैं, देश भर दुनिया भर में जानते हैं लोग। जी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव भी चीफ मिनिस्टर रहे जब आप युवा रहे होंगे, नए कलाकार रहे होंगे। बहन माया जी मती भी रही हैं, अखिलेश यादव भी रहे हैं। वहां जी एक जी बड़ा जी यश भारती करके पुरस्कार मिलता है। जी जी आपको जी जी। आपके आपके कला की गूंज इनके गलियारों में पहुंची कि नहीं कभी? देखिए, जानते तो सब हैं ये कि हम कला जानते हैं, और नाम तो नहीं लेना चाहिए, और बहुत सारे लोग उनके इर्द गिर्द जानते हैं। लेकिन जो हमें लगता है कि जो पुरस्कार देने की शैली है, स्टाइल है ना, उससे ये लोग अछूते नहीं हैं। इन लोगों को भी, इनको इनको हम लोग अछूत लगते हैं। कला में जो, चाहे वो कोई साहित्य का हो, इतिहास का हो, हम अपनी क्या बात करें। हमारे लोगों में जैसे उर्मिलेश जी हैं, आप हो इतना बड़ा काम कर रहे हो, ये इन लोगों को सुध ही नहीं आई कि ये लोग भी कोई सुभाष चंद्र कुशवाहा हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं जो बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो उद्घोषिका थी उसको भी अखिलेश जी ने हाथ के हाथ यश भारती दे दिया। उसने कहा कि अरे हमको क्यों नहीं मिलेगा, जो जो संचालन कर रही थी कार्यक्रम, तो उसको भी उन्होंने कहा कि नहीं नहीं इसको भी दे दो भाई। तो जो उद्घोषिका है उसको भी तुरंत दे दिया। तो हम लोग देखिए बिना उस यश भारती वगैरह के भी चल पड़ेंगे, लेकिन जिनको यश भारती मिला था जरा ढूंढिए कि कहीं नजर आ रहे हैं। जितने यश भारती इन्होंने दिए हैं, पता करिए कि उनका किस मामले में यश है। और ऐसे ऐसे लोगों को यश भारती दिया गया है कि हमें लगता है कि अगर वो कोई सम्मानित पुरस्कार होगा तो रो रहा होगा कि हम कहां फंस गए।
कि यहाँ से जो है ना इसका कोई मतलब है न कुछ है, इसलिए जो नहीं मिला वो क्षम्य है और आगे भी कोई अपेक्षा नहीं है, क्योंकि इनसे और अच्छे लोग आएंगे इसकी कोई बहुत संभावना दिखती नहीं है। तो हम लोगों को पुरस्कारों की क्या, हम तो काम ही कर लें, हम अपने स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम आगे बढ़ाते रहें। कहीं इधर से कोई फांस देगा, कहीं हमारे लोग उधर से फांस देंगे, कहीं कुछ लगा देंगे, कहीं कुछ कर देंगे। तो ये बुद्धि विवेक कोई उन्हीं लोगों का, पॉलिटिशियंस का ही नहीं गड़बड़ है, हमारे लोगों का। पत्रकार हो गए, फलाने हो गए, ढिकाने हो गए, नहीं समझते कि इस्तेमाल जो है, दूसरे लोग तो हमारा इस्तेमाल करते ही करते हैं, हमारे लोग भी हम लोगों को ऐसा चाप देते हैं कि आप समझेंगे कि फिर आप उसी में फंसे रहिए। चलिए, आंदोलन के जो बहुत सारे फंडे हैं, तो चलिए बड़ा अच्छा जी। हाँ, आग्रह है कि बीच बीच में अम्बेडकरनामा पर आते रहिए और अपनी कला के जलवे बिखेरते रहिए। यहाँ भी कला को चाहने वाले बहुत लोग अम्बेडकरनामा पर हैं और बीच बीच में आते रहिए। मैं समझता हूं कि अम्बेडकरनामा निश्चित रूप से हम लोग रेगुलर सुनते हैं, और मेरा एक सुझाव भी है कि आप अगर चाहें तो जहां फीलिंग द गैप होता है, कई कई बार हमारे और हमारे कुछ विद्यार्थियों के जो बहुजन समाज के लोग हैं, जिनको बाबा साहब ने सोचा था कि ये लोग बड़े होंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे, तो उनके कभी कभी जो खाली जगह कहीं जाती है तो लगा उगा दिया करिए चित्र, तो उससे भी एक मैसेज निरंतर जाता रहेगा, तो हम लोग और जुड़ जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम हो बोलिए, उसको कवर करा के चढ़ाएंगे इस पे। हाँ, नो डाउट, नो डाउट, वो और भी तरीका हम बैठेंगे आपको बताएंगे कि कैसे उस पे हो सकता है, वो बैकड्रॉप में और बैकग्राउंड में भी जा सकता है। तो बड़ा अच्छा लगा आपने हमें इतना वक्त दिया, और ये संदेश दूर तक जाएगा अम्बेडकरनामा के थ्रू, और हम लोग बात करते रहेंगे, और आप ऐसे ही ललकारते रहिए, लोगों को डांटते रहिए, उनकी औकात बताते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर। दोस्तों, ये थैंक यू। डॉक्टर लाल रत्नाकर साहब हैं, गाजियाबाद में रहते हैं, और पेंटिंग, चित्रकारी, स्केच इनका जीवन दर्शन है, और उसमें जो समाज के आक्रोश हैं, जो समस्याएं हैं, उसको हर समय रिफ्लेक्ट कराते रहते हैं। पूरा वीडियो देखिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्द मिलता हूं आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया, थैंक यू सर। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।